नमस्ते दोस्तों। आज का ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है उन दोनों के लिए है जो या तो तैयारी के शुरुआती जोन में है, शुरुआती चरण में है, स्टार्टिंग पीरियड में है, और वो जो रिपीटर्स है ना, जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। ये जो गलतियां मैं बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो 2027 वाला जो प्रीलिम्स है वो आपके हिस्से में आने वाला है। ठीक है, आप उसको पास करोगे लिटरली। उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इन दोनों ही चरण पर आप जो कॉमन मिस्टेक्स करते हो उन पर सुधार करना है। और बेसिकली जो हिंदी मीडियम है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी गलत तरीके से पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल नोट कर लेना। आपको एकदम प्रॉपर आपके टाइम टेबल में उसको आपको मेंशन करना है और उसी तरीके से आपको पढ़ाई को अब रेगुलर करना है आज के इस वीडियो के बाद से। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, वो ये नहीं है कि बच्चे के पास कोई कंटेंट नहीं है। कंटेंट सबके पास भरा पड़ा है, ठीक है, बट राइट डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सही तरीके से कोई बताने नहीं वाला है कि किस किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है। सही डायरेक्शन कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है, देखिए, पहली चीज़, मेहनत हर कोई कर रहा है। ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपसे भी ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा होगा, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे मिस्टेक्स है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। आप उन चीज़ों को अगर सुधार लिए तो वो सारी चीज़ें जो अब तक आप फेलियर्स को देख रहे थे वो चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन 5 चरण में इस पर बात करेंगे कि पहला तो वीडियो लेक्चर्स देखते समय आप कौन कौन से मिस्टेक्स जो करते हैं उनसे बचना है। दूसरी चीज़, नोट्स बनाते टाइम कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। तीसरी चीज़, रिवीजन करते समय कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्लस सोर्सेज के मामले में जो भी आप पढ़ रहे हो उस मामले में आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। और फिर लास्ट आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, उस समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, डिटेल में बताऊंगा और नोट्स कैसे क्या बनाने हैं मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आपको नोट बनाने हैं। ठीक है, आप जब भी लेक्चर्स को देखते हो, ठीक है, आप जब भी क्लासेस को देखते हो, चाहे कहीं से भी देख रहे हो, आपकी कोशिश क्या रहती है कि आप हर लेक्चर को बस पूरा कर लेंगे। ठीक है, आप बस सिर्फ सुन सुन रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, सुन भी रहे हो तो एक्टिवली नहीं सुन रहे हो कि आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, मान लीजिए 2 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, आपने उसको खत्म कर लिया, आपको लगा कि मेरे 2 घंटे की पढ़ाई होगी। नहीं, वीडियो देखना इज नॉट इक्वल्स टू दी आपकी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या रहती है कि आपने वीडियो लेक्चर्स पूरे कर दिए, आपका सिलेबस हो गया खत्म। ठीक है, सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। एक बार इस पर बात करते हैं, फिर क्या चीज़ें करी जा सकती है उसको देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप थोड़े टाइम तक किसी एक टीचर से पढ़ लिया, फिर आपने टीचर चेंज कर लिया कि नहीं, इनसे नहीं पढ़ना, आप दूसरे टीचर से पढ़ेंगे। सोर्स कुछ और पढ़ रहे थे, मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेज पढ़ रहे थे। आपने मान लीजिए किसी एक कोचिंग के नोट्स उठा लिए, महीने 2 महीने फॉलो किए, फिर दूसरी कोचिंग के नोट्स देख लिए। ठीक है, तो ये सबसे बुरा तरीका है ना। एक ही टॉपिक को आप 3 से 4 जगह से पढ़ रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, लेक्चर्स को आप 1.5 से 2 गुना स्पीड पे देखते हो। आप, मैं भी देखता था, ठीक है, हर कोई आप देखते होंगे, लेकिन लेक्चर्स भले ही आप देख लो, मान लीजिए आप 1.5 गुना स्पीड में देख रहे हो, वो तब देखिए जब आपने चीजें पढ़ रखी है, आपने चीजें अच्छे से समझ रखी है। लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है, मान लीजिए एग्जाम से 1 महीने पहले आपको रिवीजन करना है, आपने मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दी और उसको 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में देख रहे हो। एक बार आपको पूरा गो थ्रू हो गया कि हाँ, सिलेबस में ये चीजें थी, अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन लेक्चर्स को ज़्यादा स्पीड में देखने की बजाय आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है कि जो भी चीज़ ज्योग्राफी में मान लीजिए पढ़ रहे हो, तो आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा उस वीडियो को देखने के बाद, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। चौथी चीज़ क्या है, लेक्चर्स देखने के बाद आपने समझ लिया कि हाँ चलो प्रिपरेशन हो गई। भाई, आज आपने अगर 6 घंटे के लेक्चर्स देख लिए, आपने रिकॉल कितना किया उसको, आपने उस 6 घंटे के लेक्चर्स में से कितनी चीज़ों को याद किया, क्या आप ब्लैंक पेज पे उसको 10 मिनट में लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। लेक्चर्स के बाद में आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिकॉल नहीं कर पाते हो। ठीक है, आज 6 घंटे, मान लो 2-2 घंटे के 3 लेक्चर खत्म कर दिए, फिर अगले दिन दूसरे लेक्चर स्टार्ट कर दिए, आपने जो पढ़ा था उसको रिवाइज तक नहीं किया आपने। ठीक है, फिर डाउट्स को तुरंत रिजॉल्व नहीं करते हो। मान लीजिए आपको कोई डाउट आया, आपका जो भी मेंटोर रहा होगा या फिर अभी है, उसको आप नहीं पूछ रहे हो। ठीक है ना, आप खुद से ये इनिशिएटिव ले रहे हो कि उसको कहीं से भी गूगल करके, नोट से देख करके क्लियर करना है। ठीक है, अगर वो डाउट आपके एक बार रह गया, आपने उसको क्लियर नहीं किया, तो वो आपके लंबे समय तक आपकी तैयारी में रहने वाला है। ठीक है, और उससे आपका क्वेश्चन भी गलत होगा जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे उसी टाइम। ठीक है, आप, हर हर बच्चा ये करता है कि भाई लेक्चर्स देख लिए,
ठीक है, कहीं से भी कोई भी पढ़ लिया, अब उनसे पीडीएफ लेनी है आपको, ठीक है, पहला टारगेट रहता है कि पीडीएफ कहीं से मिल जाए। पीडीएफ आपने हजारों इकट्ठा कर दी होगी, अभी तक आपने कितनी पढ़ी है, उन पीडीएफ्स को एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज कितनी बार किया, ठीक है। आप ऑनेस्टली खुद से सवाल पूछिए कि आपने कितनी पीडीएफ्स सर से मांगी है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, और उनको कितनी बार आपने रिवाइज करा, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लेक्चर्स को देखने के बाद उसकी पीडीएफ को पढ़ते हैं और उसको 1 से 2 बार रिवाइज करते हैं, उसको अपने हैंडआउट्स में उसको वैल्यू एडिशन के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो लेक्चर्स देखते समय हर एस्पिरेंट करता है ना। अब यहाँ पे क्या सुधार किया जा सकता है, आप लेक्चर्स देखिए नॉर्मल स्पीड में, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड में देखिए आप, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, वापस रिवाइंड करके उसको देखिए, और जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई वीडियो में, आपने अलग से आपने डायरी में मेंशन कर लिया कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी, वीडियो के बाद में उसको मुझे गूगल करना है और नोट से देखना है, ठीक है। सोर्सेज नहीं बदलने हैं, एक सोर्स रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। किसी भी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हो सकते हैं, एक ही सोर्स रखना है और रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। कोई भी लेक्चर खत्म हो गया, आपको ब्लैंक पेज निकालना है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है। आपने मान लीजिए एक पेज भी लिख लिया, आधा पेज भी लिख लिया, ठीक है, तो भी आपको वो चीज़ें तो क्लियर है एटलीस्ट, है ना, कि आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसमें से मुझे ये चीज़ याद हो गई। जो चीज़ नहीं याद हुई है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप वापस रिवाइज कीजिए नोट्स में जा करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, पीडीएफ भी आपको कलेक्ट नहीं करनी है, बिल्कुल आपको बेसिकली जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो बस उसमें वैल्यू एडिशन करना है। जो भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, आपके खुद के नोट्स में जा करके उसको वैल्यू एड करना है उसका, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। अब दूसरी चीज़ है, जब भी आप नोट्स बनाओ ना, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहली बात तो, जब भी आप नोट्स बनाते हो, जैसे फर्स्ट टाइम आपने नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए, मतलब ऐसा आपके साथ नहीं होता, हर एक एस्पिरेंट के साथ में होता है जो शुरुआत में होता है तैयारी के फेज में, ठीक है। जब भी अपन नोट्स बनाते हैं तो जिस भी किताब से अपन नोट्स बना रहे हैं ना, वो किताब से भी ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं आपके। एक एक चीज़, हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है और हर चीज़ आप मतलब ये सोचते हो कि इसको तो नोट्स में लिखना पड़ेगा, मतलब सवाल बन गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे। जब तक आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे होंगे, आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रहा है, और अगर पूछ भी रहा है तो उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन कौन से थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सवाल पूछने का तरीका क्या है, सवाल को फ्रेम करने का क्या तरीका है। अगर फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है सवाल तो उसका तरीका क्या है, कहाँ से सवाल पूछ रहा है, कहाँ पर अपवाद है वहाँ से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स आप किताब से भी लंबे बना लेते हो, जिस भी किताब से आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। बस सिंपल उसको क्या करना है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यू देख लीजिए, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज आपको देखना है, भले ही आप कभी भी देखें, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, आपके शॉर्ट नोट्स, क्योंकि पीवाईक्यू देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे कि सवाल बन भी रहा है इस तरीके से, है ना, और यहाँ से बन रहा है। आगे समझ में? ठीक है। अब हर बात आप जब इंपॉर्टेंट समझ लेते हो तो वो आपके नोट्स बल्कि होंगे ही होंगे। पीवाईक्यू देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड नहीं करोगे। तीसरी चीज़, बार बार नोट्स नहीं बनाने। आप जब भी नोट्स बनाओ, एक बार आपने मान लीजिए आपने रफली नोट्स बना ली, फिर आपको मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स या फिर जो टॉपर्स भी है सिलेक्टेड, वो भी बताते हैं कि भाई आपको अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो एक साइड नोट्स बनाइए, एक साइड ब्लैंक छोड़िए। वो क्यों छोड़ना होता है? क्योंकि आप उसमें वैल्यू ऐड करोगे, करंट की चीज़ ऐड करोगे। अगर आपने कोई सोर्स में आप मतलब पीवाईक्यूज को देखने के बाद आपको लग गया कि अच्छा ये वाला अपने नोट्स में कवर नहीं हुआ था, इसको आपको गूगल करना है या फिर कहीं से भी ऑथेंटिक सोर्सेज से उठा करके इसको ऐड करना है आपके नोट्स में, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने हैंड रिटन क्लास नोट्स बना लिए, ठीक है, फिर उसको आप कोचिंग नोट्स से अपडेट करो, फिर आपके डिजिटल नोट्स अलग बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक ही बार में नोट्स बनाने। हालांकि पहली बार में अच्छे नहीं बनते, लेकिन आपको वैल्यू ऐड जब भी करोगे तो वो नोट्स और भी निखरते जाएंगे, ठीक है। फिर एक मिस्टेक ये होती है कि आप रिवीजन फ्रेंडली नोट्स नहीं बनाते हो, कि आपने बिल्कुल बल्कि नोट्स बना लिए, अब एक सब्जेक्ट को आप रिवीजन करने में भी 10 दिन लग रहे हैं। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट के नोट्स है ना, अब जैसे मेरे पास नोट्स है तो मैं एक सब्जेक्ट को एक दिन में आराम से खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के मेरे पास 40 पेज के नोट्स है, ठीक है। हिस्ट्री के थोड़े बल्कि है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि हिस्ट्री से सवाल थोड़े अनकन्वेंशनली बन जाते हैं, तो उसको मैं रिवाइज थोड़ा कम ही करता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको रिवाइज करता हूँ। पॉलिटी के मेरे पास 60 से 70 पेज के नोट्स होंगे, जिनको मैं अच्छे से टाइमली रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मेंस के तो और भी शॉर्ट्स बना रखे मैंने, ठीक है। तो आपको रिवीजन फ्रेंडली नोट्स बनाने कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज को समझने के बाद आपके अच्छे नोट्स अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। अब नोट्स तो बना लीजिए, ठीक है, आपने मान लीजिए नोट्स बना लिए,
आपको पता ही नहीं है कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि क्लास से आपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आपको पता ही नहीं है कि पीवाईक्यू में क्या पूछ रहे हैं। जब तक पीवाईक्यू से आपके नोट्स को इंटीग्रेटेड नहीं करोगे, नहीं रखोगे, तब तक वो नोट्स किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ बल की है आपके पास, ठीक है, सिर्फ आपके पास एक भार है, बोझ है ना, जिसको आप बार बार पढ़ रहे हो लेकिन वहां से सवाल एक भी नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक आप पीवाईक्यू से इंटीग्रेट नहीं करोगे उनको। फिर आप एक चीज ये भी करते हैं बच्चे बहुत सारे, कि आपने जो भी एग्जाम्पल डेटा कमिटी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है, जो फैक्ट्स है ना, उसको आपने अलग अलग जगह लिख लिया। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया कि जब भी आप इन डेटा फैक्ट शीट को ऐड करो ना, तो मैंने बता रखा है, जैसे मान लीजिए सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मेंस वाले, और आप महिलाओं पर बना रहे हो, तो एक पेज पूरा महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज को लिख लीजिए, ठीक है, उनका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर एक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, संविधान में कहाँ का मेंशन कर रखा है, उनसे रिलेटेड एनजीओ कौन कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी समितियां बन रखी है ना, कौन कौन से आयोग उस पर काम कर रहे हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं जो महिलाओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए। फिर आप उसी का निष्कर्ष वहीं पर ऐड कर लीजिए कि महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आया, अगर निष्कर्ष लिखोगे तो एसडीजी गोल कौन कौन से मेंशन करने, इंट्रोडक्शन में कौन से मंत्रालय के साथ में, कौन सी रिपोर्ट के साथ में शुरुआत करनी है, क्या डेटा है भाई, शैक्षिक स्तर पर कोई डेटा होगा, ठीक है भाई, महिला साक्षरता कितनी है, ठीक है, स्वास्थ्य का अलग डेटा होगा, है ना, मातृत्व मृत्यु दर जो है उसका अलग से डेटा होगा, जीवन प्रत्याशा का अलग अलग से डेटा होगा। तो ये सारी चीजें आपको, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, उसमें कितना महिलाओं का योगदान है, ये सारी चीजें आपको एक दो पेज में एक ही जगह पर लिखना है। फिर कहीं भी मान लीजिए मेंस में सवाल आ गया तो आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी कि हाँ मुझे ये फटाफट मैंने रिवाइज कर दिया। लास्ट टाइम में जब मेंस का रिवीजन होता है तो बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है आपको, बहुत कम टाइम मिलता है, उसमें आपको रिवीजन ही करना होता है, ठीक है, 2-2.5 महीने जो मिलता है उसमें, है ना, तो दिसंबर तक आपको ये चीजें करनी। आगे समझ में? ठीक है। फिर और क्या था? हाँ, ये नोट्स बनाने वाली सारी बातचीत होगी। तो नोट्स देखिए सिंपली, मैंने बहुत बार वीडियो में बता भी रखा है, पहले भी जो क्लासेज होती है अपने ऐप पर उसमें भी मैं बताता हूँ कि नोट्स आपको बहुत सिंपल बनाने हैं। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू से आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि सब कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, उसमें से पूछने का तरीका क्या है। उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे, उसको वैल्यू ऐड करोगे तो आपके वो अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है। उन नोट्स में वही चीज़ें होंगी जहाँ से सवाल बन सकता है। और मेंस के नोट्स तो आपके सामने है ना भाई, मेंस में तो इश्यूज पूछते हैं किसी भी टॉपिक से, ठीक है, गवर्नेंस में हो चाहे सोशल जस्टिस में हो, आईआर में हो, तो इश्यूज क्यों हैं, इनके पीछे के क्या कारण है, फिर समाधान के तरीके मैंने बताई दिए कि इनके डायमेंशंस को ओपन करते हुए आपको सारी चीज़ें फैक्ट लिखना है। और मेंस के नोट्स बेसिकली आपके डेटा फैक्ट शीट होते हैं, ठीक है ना, आपको नॉर्मल जानकारी होती है, आप नॉर्मल आंसर लिख लोगे, लेकिन जनरल आंसर के बाद जब आपके चीज़ें जो अपडेट करने की होती है वो आपके डेटा फैक्ट शीट जो कि जस्टिफाई करेगी आपके पॉइंट्स को, तो उनको आपको अलग से लिखना होता है, बस वही तो मेंस के नोट्स है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है कि रिवीजन के टाइम पे कौन कौन सी गलतियां करनी है जिसको नहीं करना होता है, ठीक है। देखिए रिवीजन में पहली चीज़ तो आप सब लोग करते होंगे कि आप जब भी रिवाइज कर रहे हो, जब भी आपने पहली बार पढ़ा था और जब रिवीजन कर रहे हो तो लगभग बराबर टाइम लग रहा है। कि मान लीजिए मुझे पहली बार पॉलिटी पढ़ने में, मुझे पॉलिटी के जो नोट्स है उसको पढ़ने में मुझे 2 घंटे लगे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, और जब दूसरी बार रिवीजन कर रहा हूँ फिर भी मुझे 2 घंटे लग रहे, तीसरी बार रिवीजन कर रहा हूँ फिर भी 2 घंटे लग रहे, तो फिर रिवीजन थोड़ी हुआ, वो तो वापस पढ़ना ही हुआ। रिवीजन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने पॉलिटी को पहले रीडिंग में 2 घंटे में पढ़ा था, तो दूसरी रीडिंग में भले ही 1 घंटे 50 मिनट में पढ़ो, लेकिन वो टाइम है ना वो कम होता जाना चाहिए। पांचवी बार रिवीजन करते टाइम में आपका 30 मिनट में वो नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या है, जो चीज याद नहीं हो रही है, जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको क्लियर करते हुए जाना है, जो क्लियर है उनको छोड़िए। कि आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, आरबीआई की किस तरीके से पॉलिसी होती है, सरकार किस तरीके से काम करना है, तो क्यों पढ़ना है उसको बार बार, आपका वो कंसेप्ट क्लियर है। जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, रिवीजन में उसको क्लियर करते हुए जाना है। आगे समझ में? ठीक है। आपने दूसरी गलती क्या होती है रिवीजन करते टाइम, आपने जब भी पहली रीडिंग कर ली, मान लीजिए आपने लेक्चर देखा था उसके तुरंत बाद आपने पहली बार रिवाइज कर लिया था उसको, लेकिन दूसरे रिवीजन में आपने 3 महीने लगा दिए, या फिर आपने लेक्चर देखा था 3 महीने पहले, अब उसका रिवीजन कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, वो लेक्चर देखने वाला टाइम है ना वो पूरा खराब हो चुका आपका। लेक्चर जब भी देखो उसके तुरंत बाद जो भी 3-4 पेज में आपके नोट्स बन गए उसको तुरंत रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं 3 महीने बाद आप जब उन नोट्स को उठाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि क्लास में क्या बात हुई थी, ठीक है, सब कुछ नया लगने लगेगा। तो लंबा गैप नहीं छोड़ना है, आपके रीडिंग में, पहली रीडिंग में और दूसरी रीडिंग में आपको उसको तुरंत लेक्चर के बाद में रिवाइज करना है, और उसके भी शॉर्ट नोट्स वहीं पर
पॉइंट आउट करने की, अच्छा ये चीज़ है, ये मुझे समझ में आ गई, अब उसको दूसरी बार में बहुत कम टाइम देना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अपन जब भी रिवाइज़ करते हैं तो अपनी मतलब ये माइंडसेट होता है कि जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो तो आप जो भी आपको सिंपल लगता है उसको तो आप पढ़ रहे हो। आपको पता है कि आपके फंडामेंटल राइट अच्छे तरीके से तैयार है, लेकिन जब भी रिवाइज़ करोगे, जितनी भी बार रिवाइज़ करोगे फंडामेंटल राइट को ठीक-ठाक टाइम दोगे। लेकिन जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसको आप छोड़ने की कोशिश करोगे, यार दिमाग खराब हो रहा है, उसको क्या ही पढ़ना, अगली बार मैं पढ़ लूँगा। उसको क्लियर भी करने की कोशिश नहीं करते हो उन डाउट्स को, है ना? तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आप रिवाइज़ करने का मतलब है कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ो। जो चीज़ आ रही है उसको तो वैसे भी आप मतलब पढ़ ही लोगे, कर ही लोगे उसको तो। ठीक है? तो आसान टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है रिवीजन के टाइम पे, जो डिफ़िकल्ट है, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे उनको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है? एक चीज़ और भी होती है कि आपने लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है? आपने कितना भी रिवीजन कर लिया, लेकिन एक्टिव रिकॉल जब तक नहीं होगा ना, एक्टिव रिकॉल, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? आपने लेक्चर देख लिया, अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल डेडिकेट होकर के बैठे थे आप 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, आपने बढ़िया देख लिया। फिर आपको ब्लैंक पेज लेना है, वीडियो बंद करना है, आपको लिखना है कि इसमें सबसे पहले कहाँ पर बात हुई थी, उसमें मुझे कौन-कौन सी चीज़ें याद हो गई है, ठीक है? दूसरी टॉपिक क्या डिस्कस किया था, उसमें से मुझे क्या-क्या याद है। भले ही 8 चीज़ें डिस्कस की हो, 4 ही याद है, लेकिन उन 4 को लिखो कि मुझे ये तो याद है एटलीस्ट। आपको पता तो चलेगा ना कि याद कितना हो रहा है। आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, खत्म कर लिया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, उसको भी खत्म कर लिया, तीसरा स्टार्ट किया, उसको भी खत्म कर लिया, लेकिन आप रिवाइज़ कर ही नहीं रहे। तो वो जो 3 लेक्चर्स आपने देखे, 6 घंटे आपने जो बर्बाद किए, है ना? वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। आप एक लेक्चर देखिए, 10 मिनट के लिए भी अगर एक्टिव रिकॉल करते हो तो वो भी काम का है। तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी चीज़ें याद है, कितनों पे आप वापस वर्क करने की ज़रूरत है, रिवाइज़ उन टॉपिक्स को अच्छे से करने की ज़रूरत है, तो वो आपको चीज़ें पता चलेगी। ठीक है? फिर जब भी आप रिवीजन करते हो, तो मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ा था तो किसी भी कोचिंग के आपने नोट्स पढ़े। रिवीजन करते टाइम में आपने दूसरे नोट्स उठा लिए। आप उन्हीं को रिवाइज़ ही नहीं कर रहे हो। ठीक है? रिवीजन करते टाइम में फर्स्ट रिवीजन जब भी हो गया आपका उन नोट से, उसमें आप हाइलाइट कीजिए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पीवाईक्यू में देखा था, यहाँ से सवाल बन सकता है। दूसरा रिवीजन उन्हीं नोट से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए किसी भी कोचिंग से करा, अब दूसरी कोचिंग में अभी वापस मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, नहीं, वहाँ से आपको वैल्यू ऐड करना है कि अच्छा इसमें कुछ नई चीज़ मिल गई, कुछ अपडेटेड चीज़ मिल गई, तो उसको आपने अपने नोट्स में कर दिया वैल्यू ऐड। ऐसा नहीं करना है कि आप दूसरे रिवीजन में दूसरे नोट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है? हर नोट्स आपको अच्छे लगेंगे। आपको कोशिश करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो किसी एक कोचिंग के नोट्स पकड़ लीजिए, उसी पे काम कीजिए। ठीक है? इधर-उधर भागना नहीं है सोर्सेज़ के लिए। सोर्सेज़ बहुत है मार्केट में, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है नोट्स का भी, तो आपको किसी भी एक कोचिंग का नोट्स आपको मतलब फिक्स कर लेना, उसी को पढ़ना है ना? फिर एक चीज़ ये भी होती है कि रिवीजन की कोई आपकी मेज़रेबल स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपका कोई मतलब ऐसा सीन ही नहीं है कि आपको दिन में कितने घंटे रिवाइज़ करना है। आपका जब भी मन किया 7 दिन बाद तब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर लिए। आप एक फिक्स टाइम बनाओ, फिक्स आपका टाइम टेबल में आपका रिवीजन का टाइम मेंशन होना चाहिए कि शाम को या फिर सुबह 1 घंटे मैंने जो भी दिन में पढ़ा था, कल पढ़ा था, उसको रिवाइज़ करना है ना? अगर आप सुबह 1 घंटे रिवाइज़ करते हो तो कल दिन भर में आपने क्या पढ़ा था वो अगली सुबह आपने पूरा 1 घंटे में रिवाइज़ कर लिया। या फिर अगर शाम को आप रिकॉल करते हो सारी चीज़ें, तो दिन भर में क्या पढ़ा है वो शाम को आपने 1 घंटा निकाल करके पूरा रिवाइज़ कर दिया। तो आपकी वो इस चीज़ वहीं पर याद होगी। ठीक है? ओके। और जब भी रिवीजन कर रहे हो ना, सिंपल चीज़ ये रखो कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पूरी सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज़ करूँगा, नहीं। जब भी आप जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? तो पॉलिटी ये नहीं सोचना है कि आप पॉलिटी रिवीजन कर लिया तो इसको खत्म करके ही उठूँगा, नहीं। आप मान लीजिए आज अगर रिवाइज़ कर रहे हो तो आपने सोच लिया कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इन दोनों को आज रिवाइज़ करना है, प्लस इनमें जो भी पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं उनको भी मैं देख लूँगा एक बार। तो ये होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी रिवीजन की। आपका भले ही 15 दिन में रिवीजन होगा एक बार, लेकिन वो ऐसा रिवीजन होगा कि उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे और आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? अब सोर्सेज़ के मामले में क्या-क्या चीज़ें होती है, मिस्टेक्स करते हैं बच्चे एस्पिरेंट्स, वो चीज़ें देख लेते हैं। पहली बात तो एक सोर्स रखना है, उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, ना कि मल्टीपल सोर्सेज़ रखने हैं और रिवीजन हो ही नहीं पाए। ठीक है? एक सब्जेक्ट के लिए आप 2 बुक्स उठा रहे हो, 3 यूट्यूब चैनल आपने उठा लिए, ठीक है? यहाँ-यहाँ से पढ़ूँगा, 3-4 आपने पीडीएफ इकट्ठा कर लिए, टेलीग्राम मटेरियल जो आ रहा है उसको भी कलेक्ट करते हुए जा रहे हो, ठीक है? कोचिंग के नोट्स आपने अलग से जो भी बनाए थे वो भी पढ़ने हैं। तो इतना सब कुछ नहीं करना है आप भई, आपने एक सब्जेक्ट, एक किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लिए, अब उनके मल्टीपल रिवीजन कीजिए, ठीक है? तभी जाकर के चीज़ें काम आने वाली है। नहीं तो ये सब कुछ करोगे तो वैसे भी कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी, है ना? मटेरियल आपको कलेक्ट करने वाली स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है, आप किसी भी एक मटेरियल को उठाइए, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है?
हर टॉपर्स बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, हर साल 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब वो जा करके अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि ये चीज़ें इस तरीके से मैंने करी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको हर एक को कॉपी नहीं करना है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। किसी भी को कॉपी करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप जब तक अपने स्तर पर किसी भी स्ट्रेटेजी को नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो आपके काम नहीं आएगी। भाई उसके सर्कमस्टांसेस अलग रहे होंगे। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अलग तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मेरी जगह अलग है, मैं अलग जगह से तैयारी कर रहा हूँ, अलग तरीके से कर रहा हूँ, प्लस मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो हूबहू आप कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें ठीक नहीं लगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें बता रहे हैं टॉपर्स, उन चीज़ को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें टॉपर्स भी बताते हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन जिनका हो जाता है, ठीक है। और ये भी नहीं करना है कि भाई हर नई पीडीएफ आपके पास आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट है। बस उसमें से मैंने पहले भी बता दिया है, उसमें से सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन के चीज़ों को निकालना है और आपके जो नोट्स है उसमें ऐड करना है, ठीक है। आंसर राइटिंग के समय क्या क्या गलतियां होती है जिसको नहीं करना है। पहली चीज़ तो क्या करते हैं बच्चे कि आंसर राइटिंग है ना बहुत देर से शुरू कर लेते हैं। वो पहले ये सोचते हैं कि पहले मैं सिलेबस पूरा कर लूंगा, फिर थोड़ा रिवीजन कर लूंगा, फिर आंसर राइटिंग करूंगा। नहीं, आप जब भी पढ़ना शुरू करें, हाँ मतलब कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए एक वीडियो आपने देखा किसी भी चीज़ पे, हिस्ट्री पे मान लीजिए आपने सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब आप उसके मेंस के पीवाईक्यूज पे जाओगे कि मेंस में सिंधु घाटी सभ्यता से क्या पूछा हुआ। हर बार सवाल ये आता है, मतलब रिपीटेड थीम पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर सभ्यता थी उससे अपन आधुनिक शहरों को किस तरीके से सीख दे सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी है तो उसमें से आपको किस तरीके के सवाल बने हैं। अब जब भी आप पीवाईक्यू देखने के बाद जब आप नोट्स को देखोगे तो आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे जो व्यवस्था थी उसको आप आधुनिक शहरों में किस तरीके से इंप्लीमेंट करके जो समस्या है उनको दूर कर सकते हो। और जब आप आंसर लिखोगे तो आपके पास में एक एक मतलब लिमिटेड डायमेंशंस होंगी जिस पर आपको लिखना होता है, ठीक है। जब भी आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता पे ये पूछ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्यों हुआ था, बताइए, कारण बताइए। बहुत एक दो बार पूछा हुआ होगा, नहीं पूछेंगे वो। अभी आपसे क्रिटिकली आपसे जानना, मतलब एनालिटिकली आपसे जानना चाहेंगे कि वो आप क्या सोच रहे हो, आपने हिस्ट्री पढ़ करके क्या सीखा है जिसको आप आधुनिक समय में यूज कर सकते हो। इतिहास पढ़ना सिर्फ इतिहास की चीजों को पढ़ना नहीं है। यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इतिहास से आपने क्या समझा है और उसको आप वर्तमान समय में किस तरीके से चीजों को सुधारने में कर सकते हो, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया, मौर्य साम्राज्य, लेकिन सवाल क्या आएगा कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत क्या क्या है, आप इतिहास को कैसे जान रहे हो, कैसे समझ पा रहे हैं अपन, ठीक है। वो चीजें समझनी। आंसर्स को ऐसे की तरह नहीं लिखना, आपके पास एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मुझे पॉइंट वाइज लिखने हैं। जो पुछले वर्ड्स जो आते हैं जैसे डिस्कस है, एक्सप्लेन है, एनालाइज है, क्रिटिकली एग्जामिन है, इवेल्युएट करना है, इन डायरेक्टिव वर्ड्स का एक अलग अलग मतलब होता है। उससे आपके आंसर की जो फ्रेमिंग है, आपकी जो आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम बदल जाएगी, ठीक है। वो मैंने अलग वीडियो में डिस्कस कर भी रखा है। तो आपको वो चीज़ें समझनी है कि इनका मतलब क्या क्या है ना। उसके बाद में आपका एक आंसर का फॉर्मेट तैयार होगा। आगे समझ में। इंट्रो जब भी तैयार करो, ठीक है, इंट्रो जब भी तैयार कर रहे हो आप, उसमें जब तक तथ्यात्मकता नहीं आएगी आपका इंट्रो नहीं काम का, बिल्कुल जनरल लगेगा, ठीक है। आपके पास कंटेंट तो होगा लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होगा जब तक आप आंसर राइटिंग को नहीं करोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब आप लिखना शुरू करोगे। आप जब टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी देखिए, वहां से बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएगी। उनको देखने के बाद आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा कि हाँ अच्छा इस पैटर्न पे लिखना है, यूपीएससी की ये डिमांड होती है और उसी डिमांड को इस तरीके से फुलफिल करना है, ठीक है। आंसर लिख भी रहे हो ना, तो आपने डिमांड इधर उधर कर दी कि भाई क्वेश्चन तो अलग तरीके से पूछ रहा था। जैसे इस बार सवाल आया था 2025 वाले मेंस में कि जो गांधी जी के जो आंदोलन थे, है ना, उनकी प्रेरणा या फिर उनको जो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला वो अलग अलग समूहों से मिला था। समूह किस तरीके से कि किसानों का अलग समूह थे उस टाइम में, ठीक है, जो अलग अलग आंदोलनों में गांधी जी की हेल्प कर रहे थे, ठीक है। महिलाओं के भी ग्रुप्स बन गए थे, है ना, जो भूमध्य जो सॉरी जो मध्य वर्गीय जो समुदाय था, है ना, उनके अलग ग्रुप्स बन गए थे। जो व्यापारी वर्ग था उनके अलग अलग ग्रुप थे। तो वो अलग अलग लेवल पर गांधी जी के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप उसको मतलब एक बार जल्दी से गो थ्रू करेंगे आंसर्स और लिखना शुरू कर दोगे तो आप उस आंसर को किस तरीके से समझोगे कि इसमें तो गांधी जी के जो आंदोलन थे ना उसके बारे में पूछा है, तो आप बिल्कुल डिटेल में लिख दोगे कि अच्छा चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, सविनय अवज्ञा, ठीक है,
भारत छोड़ो, उसके बारे में आप लिख लोगे कि अच्छा इसमें ये हुआ था, ये हुआ था। ये पूछा ही नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन ग्रुप्स के बारे में बात करना है जिनकी वजह से ये आंदोलन इतना सफल हुए थे। ठीक है? फिर आप आंसर्स तो लिख रहे हो, लेकिन किसी से इवैल्यूएट नहीं करवा रहे हो या फिर खुद भी इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो। तो आपके आंसर्स में क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है, क्या चीज़ें नहीं की जा सकती, वो इवैल्यूएशन जब तक नहीं होगी ना, आपका दूसरा आंसर उससे बेटर नहीं हो पाएगा। है ना? हमारा जो आंसर राइटिंग वाला जो बैच चल रहा है, उसमें हम प्रॉपर लाइव सेशन रखते हैं कि हाँ, आपके जो 10 क्वेश्चन हमने दिए थे, आधे घंटे में उसको पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से और चीज़ें ऐड की जा सकती थी, ये आपको नहीं ऐड करना है, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। ठीक है? कैसे इंट्रो और कंक्लूजन को और सुधारा जा सकता है, तो वो चीज़ें करनी है। ठीक है? तो आपने पूरा डिटेल में जाना है कि भाई क्या-क्या चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। और एट द एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? आउटपुट पर, सॉरी, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? इनपुट पर। कि हाँ, इनपुट में आपके नोट्स किस तरीके से, किस कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, किन वीडियो लेक्चर्स को पढ़ना है, किन टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। वो बच्चे आउटपुट पर फोकस ही नहीं कर पाते कि इन सबको पढ़ने के बाद मैं आउटपुट कितना दे पाऊंगा, प्रीलिम्स में, मेंस में मैं कितना आउटपुट दे पाऊंगा इस चीज़ का, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। अगर आप एक ही सोर्स को फॉलो करोगे, फिर भी आप इतना सब कुछ करने से ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे। एट द एंड आपको मेंस में तो आंसर लिखना है, 7 मिनट में 10 नंबर वाला लिखना है। कम से कम 11-12 मिनट में आपको 15 नंबर वाला सवाल लिखना है। तो आप क्या उस टाइम पीरियड में वो पेज, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वो फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो आपका आउटपुट है। तो आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है कि मैं 7 मिनट में कैसे बढ़िया आंसर लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? तो इनपुट से ज़्यादा इनपुट पे फोकस रखना है, लेकिन हाँ, इनपुट पे इतना ही फोकस रखना है कि आपका सिलेबस उसमें पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बेसिकली आउटपुट पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है? तो ये चीज़ें थी, जहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तभी आपका रिजल्ट बेटर आ पाएगा। ठीक है? मैंने 120 डेज़ की जो मेंस के लिए वीडियो बना रखी है, उसको भी जा करके देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है कि दिसंबर तक किस तरीके से मेंस को प्रिपेयर करना, जिसमें जीएस प्लस एसए प्लस ऑप्शनल है। ठीक है? तो अगर आपने इन चीज़ों पर काम कर लिया अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, तो बहुत सारी चीज़ें आपके हित में आने वाली है। और अगर आपको कोर्सेज से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी हो, तो इन नंबर पर आपको कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। ठीक है? बाकी हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जाकर डाउनलोड कीजिए। और हमने जो भी ऐप पर कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, उसको आप केवल विजिट कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ऐसे ही बेटर वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।